एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आई होप आप लोगों ने कल का टॉपिक अच्छे से देख लिया होगा। कल मैंने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ाया था। ठीक है, आज हम बीएससी के सिलेबस के हिसाब से जो सेकंड टॉपिक है बीएससी ऑनर्स बायोटेक्नोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू बायोटेक का जो सेकंड यूनिट है प्लांट टिश्यू कल्चर से रिलेटेड, जिसमें कल हमने पढ़ा था, आज उसका सेकंड टॉपिक प्लांट कल्चर मीडिया लेंगे। अब कल का वीडियो आई होप आपने देखा होगा अच्छे से और आपको समझ भी आया होगा। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे जो हमारी ऑनलाइन क्लास होती है उसमें भी पूछ सकते हैं, वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लगभग आज भी मेरा पूरा दिन भर लग गया 2-3 वीडियो आपके बनाने में। तो कम से कम मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकती हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और अपना नोट प्रिपेयर करें। अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसे पॉज कर करके हिंदी में अपना नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बेसिकली मैं उनकी बेनिफिट के लिए भी कर रही हूँ और इसलिए भी कर रही हूँ कि कभी भी अगर आपको किसी टॉपिक में आगे भी डिफ़िकल्टी आए तो आप तुरंत मीडिया ये खोल के टॉपिक को समझ सकते हैं। ये वीडियो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक तो उससे आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगे, बेल आइकन यदि आप प्रेस कर देंगे तो आपको तुरंत जो वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और थोड़ा सा वीडियो को लाइक करिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले इतनी मेहनत करने का। ठीक है ना। चलिए, अब आई होप अगर आपको कहीं भी डिफ़िकल्टी भी है या कोई भी चीज़ें जो अनक्लियर है तो आप फ्रैंकली मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे तुरंत या तो कॉल करके पूछ लीजिए या क्लास में पूछ लीजिए या अलग से पूछ लीजिए या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ लीजिए। मुझे बिल्कुल वेलकम है आपके सारे डाउट्स एंड डिफ़िकल्टीज़। लेकिन आप टॉपिक को पढ़िए। जितनी कोई भी टीचर जितनी मेहनत करता है, अगर उसे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो भी नेचुरली उसकी मेहनत भी डाउन जाएगी। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। देन आज हम नेक्स्ट टॉपिक आगे का स्टार्ट करते हैं, प्लांट कल्चर मीडिया। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर जो है वो बेसिकली कैसे होता है। तो मैंने आपको बताया था कि प्लांट टिश्यू कल्चर करने का मतलब होता है इन विट्रो कंडीशंस में प्लांट का एक टुकड़ा लेकर उसे प्लांट मीडिया में इनॉक्यूलेट करना और इंक्यूबेट करना और उसे वहाँ पर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स प्रोवाइड करना ताकि वो उससे एक कंप्लीट प्लांट में डेवलप हो सके। और मैंने आपको वहीं ये भी बताया था कि प्लांट कल्चर मीडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इन विट्रो कंडीशंस में प्लांट का कल्चर कराने में, क्योंकि जो ग्रोथ के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो अगर उसे इन विट्रो कंडीशंस में अलग से प्रोवाइड नहीं करी जाएंगी तो प्रॉपरली प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, आज स्पेसिफिकली हम कल्चर मीडिया का टॉपिक देखेंगे। कल्चर मीडिया, प्लांट कल्चर मीडिया जो है वो, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि एक प्रकार का ग्रोथ मीडिया है जिसमें न्यूट्रिएंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स और दूसरे ज़रूरी सब्सटेंस जो प्लांट के इन विट्रो कंडीशन में ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो सब मिक्स करके रखे जाते हैं, है ना। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, यदि हमें उसे इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में ग्रो करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी ग्रोथ के लिए एक माध्यम, एक ज़रिया तैयार करेंगे, जिस ज़रिए में हम सारे महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स सारे हम उसको, ग्रोथ रेगुलेटर्स और जो भी चीज़ें उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो माध्यम है जिसके थ्रू हम प्लांट को सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ रेगुलेटर्स दे रहे हैं, ये माध्यम कहलाता है कल्चर मीडिया। ठीक है, कल्चर मीडिया प्लांट के लिए कल्चर में भी दिया जाता है, एनिमल कल्चर में भी दिया जाता है और माइक्रोबियल कल्चर में भी दिया जाता है। मैंने आपको कल जब पीटीसी का प्रोसेस बताया था तब बताया था कि समय समय पर इस मीडिया को रिन्यू करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इस मीडिया को रिन्यू नहीं करेंगे तो अगर एक बार जैसे प्लांट की ग्रोथ हुई तो इसने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लिए हैं, तो अब वो वापस से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो उसकी ग्रोथ न रुके इसके लिए बार बार न्यूट्रिएंट का प्लांट तक पहुंचना ज़रूरी है, जिसके लिए हम बार बार रेगुलर इंटरवल्स पे सब कल्चरिंग करेंगे और कल्चर मीडिया को चेंज करेंगे। मतलब एक बार प्लांट की फर्स्ट ग्रोथ आ गई तो हम फिर उस प्लांट की ग्रोथ को उठा करके नए फ्रेश मीडिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसे हम सब कल्चर कहते हैं। और इस प्रकार से प्लांट का मीडिया चेंज हो जाएगा और उसे फ्रेश न्यूट्रिएंट्स बार बार मिलते रहेंगे।
ठीक है, अब एक्चुअली एक बात यहाँ पर और भी है कि क्यों हमें आर्टिफिशियली प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हम तो जानते हैं कि प्लांट क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक मतलब वो अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन ये वो तब कर सकता है जब वो नेचुरल कंडीशन में ग्रो कर रहा हो सॉइल में, क्योंकि वहाँ से उसे पानी मिलेगा और ऊपर से उसे धूप मिलेगी और वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। लेकिन जब हम प्लांट को इन विट्रो यानी कि लैब कंडीशंस में कल्चर करेंगे, तब प्लांट ऑटोट्रॉपिक न रह के क्या हो जाएगा, हिट्रोट्रॉपिक, यानी वो दूसरे पे डिपेंड करने लगेगा अपने फूड के लिए। सो ऐसी परिस्थिति में ये हमारा दायित्व बनेगा कि हम उसे किसी तरह से, किसी माध्यम से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करें ताकि उसकी ग्रोथ प्रॉपर तरीके से हो सके, और ये माध्यम बनेगा कल्चर मीडिया। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो कॉम्पोजिशन ऑफ मीडिया, मीडिया का जो कॉम्पोजिशन है, किस तरह का मीडिया आप किसी प्लांट को देंगे उसकी ग्रोथ के लिए, तो देखिए बेसिकली तो मीडिया सेम रहता है। मैंने कल भी बताया था कि सबसे एक्सेप्टेड मीडिया जो पीटीसी के लिए है वो एमएस मीडिया है, मोराशिक एंड स्नूग मीडियम, जो कि सभी तरह के प्लांट्स को कल्चर करने में सक्षम होता है। लेकिन फिर भी कोई कोई प्लांट ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक अलग कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो एनरिचमेंट हम के तौर पे हम अलग से कुछ चीज़ें डाल देते हैं। और कभी कभी कैसा मीडिया का कॉम्पोजिशन हो ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर टाइप की प्लांट स्पीशीज़ पे, और किस तरह का मटेरियल हम कल्चर के लिए यूज़ कर रहे हैं। सेल ले रहे हैं, टिश्यू ले रहे हैं, ऑर्गन ले रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। प्रोटोप्लास्ट आई होप आप सब समझते होंगे। सेल का अगर न्यूक्लियस जो है वो सेल मतलब न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, उसकी जो सेल वॉल है मेम्ब्रेन उसको माइनस कर दें तो न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म का भी कल्चर होता है और सेल्स का भी कल्चर होता है, टिश्यू का भी होता है और ऑर्गन का भी कल्चर होता है। तो दो बातें डिसाइड करती हैं कि मीडिया का कॉम्पोजिशन कैसा होगा। नंबर 1 के कौन सी स्पीशीज़ का आप प्लांट ले रहे हैं कल्चर के लिए, और नंबर 2 आप किस मटीरियल का कल्चर कर रहे हैं। इससे डिसाइड होगा कि आपके मीडिया का कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, आप मीडिया सॉलिड भी ले सकते हैं और आप मीडिया क्या लिक्विड भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल से बताती हूँ, क्योंकि मेरा खुद का पीएचडी वर्क माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कल्चर पर ही रहा है, इसलिए वाटर से आइसोलेशन पर रहा है, इसलिए मेरे को अच्छे से उसका एग्जाम्पल दे के समझाना आएगा। देखो वहाँ पर क्या होता था कि हम नॉर्मली जैसे ईकोलाई को कल्चर करते थे, तो ईकोलाई का कल्चर जो होता था वो मकान की अगार पर होता था, मकान की अगार मीडिया पे होता था। लेकिन साल्मोनेला या स्यूडोमोनास मेकानकी पे कल्चर नहीं होते थे। स्यूडोमोनास का कल्चर होता था पीए अगार पे, और साल्मोनेला जो है उसको एक स्पेसिफिक एनरिचमेंट मीडियम लगता था, ऐसा मीडियम लगता था जो उसे अलग से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सके उसकी ग्रोथ के लिए। तो साल्मोनेला के का सेलेनाइट एफ ग्रोथ में कल्चर होता था। तो जैसे जिस प्रकार अलग अलग माइक्रोब का अलग अलग मीडिया पे कल्चर होता है, उसी प्रकार थोड़ा बहुत मीडिया का कॉम्पोजिशन प्लांट स्पीशीज़ के हिसाब से और किस प्लांट के पार्ट को कल्चर कर रहे हैं उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि कौन सा मीडिया यूज़ करना है। लेकिन फिर भी जनरली यदि हम एक ब्रॉड व्यू में बात करें तो एमएस मीडिया इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड मीडिया फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। ठीक है, देन इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, तो किसी भी मीडिया में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कार्बन एंड एनर्जी सोर्सेज, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स, ग्रोथ रेगुलेटर्स, सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, पीएच मीडिया, ये सॉलिडिफाइंग एजेंट्स तक ये सब चीज़ें चाहिए होती है। और पीएच ऑफ द मीडियम, इसको हम मीडिया का पार्ट नहीं मानेंगे, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यदि मीडिया का पीएच प्रॉपर नहीं है तो वो मीडिया आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देगा। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है मीडिया का, क्योंकि पीएच एक फिजिकल फैक्टर है। ऊपर जितने भी लिखे थे वो सब उसका कॉम्पोजिशन है ना, उसमें प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट चाहिए मीडिया में, कार्बन चाहिए एज ए एनर्जी सोर्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट चाहिए, ग्रोथ रेगुलेटर्स चाहिए और सॉलिडिफाइंग एजेंट्स। अब सॉलिडिफाइंग एजेंट मैंने कल किस कॉम्पोनेंट को बोला था ये आप लोग मुझे कल की क्लास में बताएंगे। ठीक है, किस कॉम्पोनेंट को मैंने कहा था कि मीडिया का सॉलिडिफाइंग एजेंट ये पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट होता है। ठीक है, इसका आंसर ढूंढ के रखिएगा, कल मैं सबसे पूछूंगी। ठीक है, देन इसके बाद पीएच जो है मीडियम का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा मैंने बताया, अगर मीडिया का पीएच मतलब नियर टू न्यूट्रल नहीं है
तो अगेन आपका मीडिया का कॉम्पोजिशन डिस्टर्ब हो सकता है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिकम्पोज हो सकते हैं एंड दैट विल बी हार्मफुल फॉर द कल्चर। अब यदि ब्रॉडली हम बात करें तो कौन कौन से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमारे मीडिया में। देखिए, दो प्रकार के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, मैक्रो यानी कि वो जो ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं और माइक्रो यानी कि वो जो कि कम मात्रा में चाहिए होते हैं। तो प्लांट के कल्चर के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये सब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, आयरन, मैग्नीज, जिंक, बोरॉन, कॉपर एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, आयरन की जो रिक्वायरमेंट है ये बहुत क्रिटिकल होती है, जिस प्रकार ह्यूमन बॉडी में भी होती है ना। आपको पता है आयरन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी के लिए कितनी ज़रूरी होती है, पर उसकी बात आगे के पेपर्स में करेंगे हम, अभी उस पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो दो प्रकार के इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए हमें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देन इसके बाद हमें कार्बन और एनर्जी सोर्सेज चाहिए। कार्बन और एनर्जी सोर्सेज जो हैं, कार्बन का सोर्स यहाँ कोई भी शुगर हो सकती है, जैसे सुक्रोज को ज़्यादातर कार्बन के सोर्स पे यूज़ किया जाता है। अब सुक्रोज इज अ बेसिकली इट्स अ डाइसेकेराइड, ठीक है। वो डाइसेकेराइड हम अगले साल सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे जब हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि सुक्रोज जो है वो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बनती है। एक्चुअली सिंपलेस्ट शुगर जो होती है वो ग्लूकोज होती है, लेकिन जो फ्रूट्स की शुगर होती है वो फ्रुक्टोज होती है। लेकिन प्लांट सेल्स इन कल्चर फर्स्ट यूटिलाइज ग्लूकोज एंड देन फ्रुक्टोज, ठीक है। इनफैक्ट ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कैन डायरेक्टली भी यूज्ड इन कल्चर मीडिया। सुक्रोज यानी कि जो नॉर्मल शक्कर होती है उसको भी हम कल्चर मीडिया में यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम ग्लूकोज या फ्रुक्टोज किसी को भी डायरेक्टली भी कल्चर मीडिया में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप सुक्रोज डालोगे तो अल्टीमेटली वो टूटेगी फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में, तभी कंज्यूम कर पाएगा प्लांट उसको ईजीली। तो आप डायरेक्टली ग्लूकोज या फ्रुक्टोज भी डाल सकते हो। And it may be noted that for energy supply, glucose is as efficient as sucrose, while fructose is less efficient. देखिए, ये तो एक यूनिवर्सल फैक्ट है। हमें भी जब कभी हमारी बॉडी में भी जब कभी एनर्जी की इंस्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, किसी को चक्कर आता है, तो आपने देखा होगा सबसे फॉरमोस्ट उसे ग्लूकोज चटाई जाती है। तो ग्लूकोज प्लांट के लिए भी सबसे इजी एनर्जी का सोर्स है, तो ग्लूकोज दी जाएगी तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। इसके अलावा ऑर्गेनिक, ये तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात हुई। ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स में क्या क्या चाहिए हमें, विटामिन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, ऑर्गेनिक एसिड चाहिए, ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट चाहिए, है ना, एक्टिवेटेड चारकोल और एंटीबायोटिक चाहिए, ठीक है। तो अब विटामिन में क्या क्या चाहिए, प्लांट सेल एंड टिश्यू, इनको अपनी ग्रोथ के लिए विटामिन चाहिए होते हैं। विटामिन जो हैं वो मीडिया में ऐड किए जाते हैं, जैसे थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पिरिडॉक्सिन, फॉलिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, बायोटीन, एस्कॉर्बिक एसिड, मायोइनिस्टोल, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड और विटामिन ई। ये सभी विटामिन जो हैं ये प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं, तो दे आर ऑल एडेड इन दी प्लांट कल्चर मीडिया। इसी प्रकार से अमीनो एसिड जैसे एल ग्लूटामाइन, एल एस्पार्जिन, एल आर्जिनाइन और एल सिट्रिटीन, ये जो हैं ये सब अमीनो एसिड्स प्लांट ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सेल ग्रोथ को इनिशिएट करेंगे, इसलिए ये सब भी मीडिया में डाले जाने ज़रूरी हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स कौन कौन से चाहिए, क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्रेब्स साइकिल अगर आपको याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो सेल का रेस्पिरेशन होता है उसमें हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल। डिटेल अभी आप मत जानिए, बस इतना जान लीजिए कि क्रेब्स साइकिल के जो इंटरमीडिएट होते हैं वो जैसे कि साइट्रेट है, मेलेट है, सक्सिनेट है, ये फ्यूमरेट है, वो डाले जा सकते हैं प्लांट ग्रोथ को, सेल डिवीजन को बढ़ाने के लिए। ऑर्गेनिक एक्सट्रैक्ट डाला जा सकता है, जैसे ईस्ट का केसिन हाइड्रोलेस, कोकोनट मिल्क, ऑरेंज जूस, ये सब डाला जा सकता है टू स्टिमुलेट प्लांट ग्रोथ। एक्टिवेटेड चारकोल, चारकोल को एक्टिवेट करके डाला जा सकता है। एंटीबायोटिक्स डाली जा सकती है। एंटीबायोटिक्स इसलिए डाली जाती है मीडियम में ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ न हो। अगर माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई मीडिया में तो मीडिया क्या हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, और फिर वो मीडिया हमें प्रॉपर कल्चर
रिजल्ट्स नहीं देगा। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन या केनामाइलिन लो स्ट्रेंथ की, लो कॉन्सेंट्रेशन की डाली जाती है मीडिया में, ताकि किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन मीडिया में डेवलप ना हो। देन आते हैं हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जो ब्रॉडली 4 हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक एसिड, जो कि प्लांट सेल का ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन और ऑर्गन फॉर्मेशन इन्हेंस करते हैं, वो डाले जाते हैं। जैसे ऑक्सिन्स जो हैं, कल भी मैं आपको बता रही थी, ऑक्सिन्स का काम क्या होता है? सेल डिविजन इंड्यूस करना, सेल इलॉन्गेशन करना, कैलिस का फॉर्मेशन करना। कैलिस मैंने आपको कल भी बताया था, अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल होता है। कैलिस का फॉर्मेशन करना, और ये रूट फॉर्मेशन प्रमोट करता है। ये ध्यान रखना, मैं खुद भी कल इसमें कंफ्यूज हो रही थी। रूट फॉर्मेशन इनिशिएट करता है ऑक्सिन, है ना। ये आप ध्यान रखना, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ऑक्सिन किस चीज़ को, किस प्लांट के पार्ट को, डिवीजन को प्रमोट करता है, तो वो रूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। और साइटोकाइनिन जो होता है, और जो जिब्रेलिन होता है, वो शूट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। देन साइटोकाइनिन्स जो होते हैं वो सेकंड, एक तो ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन रूट फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, सेल इलॉन्गेशन के लिए ज़रूरी है, कैलिस फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, इसलिए ऑक्सिन बाहर से डालना ज़रूरी है। साइटोकाइनिन क्या करता है? साइटोकाइनिन एक प्यूरिन है, एडेनाइन के जैसा, है ना। अब ये क्या करता है? ये आरएनए सिंथेसिस प्लांट के सेल में प्रमोट करता है, जिससे कि आरएनए जितना बनेगा उतना ही प्रोटीन बनेगा। क्योंकि आपको पता होगा, डीएनए से एमआरएनए, इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए जितना बनेगा उतना ही वो प्रोटीन बनाएगा, तो इसलिए ये एमआरएनए की सिंथेसिस को प्रमोट करता है साइटोकाइनिन। ये याद रखिएगा, हर प्लांट हार्मोन का फंक्शन, मेन फंक्शन जो है उसका, वो आपको याद रहना चाहिए। और साथ ही ये एंजाइम एक्टिविटी भी टिश्यू में बढ़ाता है। देन इसके बाद जिब्रेलिन जो है, ये भी एक ग्रोथ रेगुलेटर है, ठीक है। GA3, जो जिब्रेलिन A3 है, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है प्लांट टिश्यू कल्चर में। अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, कि प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ किया जाने वाला जिब्रेलिन का कौन सा फॉर्म है? तो GA3 इज़ यूज्ड, है ना। ये प्रमोट करता है कल्चर्ड सेल की ग्रोथ, कैलिस का फॉर्मेशन प्रमोट करता है, और इसके यूज से जो ड्वार्फ प्लेटलेट्स हैं, यानी जो छोटी हाइट के प्लांट्स हैं, उनकी जो पत्तियां हैं वो इलोंगेट हो जाती हैं, है ना। और ये एक और काम करता है, इट इज़ केपेबल ऑफ प्रमोटिंग और इनहिबिटिंग टिश्यू कल्चर डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज। जिस परिस्थिति में ये हार्मोन दिया जाता है और जिस स्पीशीज पे ये हार्मोन दिया जाता है, उसके हिसाब से ये उस प्लांट के अंदर टिश्यू कल्चर को प्रमोट भी कर सकता है और डिमोट भी कर सकता है, यानी कि ये टिश्यू कल्चर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि किस परिस्थिति में दिया जाता है और किस प्लांट स्पीशीज पर ये दिया जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है वो कैलिस ग्रोथ ऑफ कल्चर में भी स्टिमुलेटेड और इनहिबिटेड। ये जो है, ये मेरे हिसाब से इसको इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं। ये स्टिमुलेट या इनहिबिट करता है कैलिस कल्चर को, एंड ये भी डिपेंड करता है कि ये किस तरह की प्लांट स्पीशीज पे दिया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है ग्रोथ रेगुलेशन के लिए और एम्ब्रियोजेनेसिस के लिए, ठीक है। ग्रोथ को रेगुलेट करने के लिए, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ हो, और एम्ब्रियोजेनेसिस करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी कम टू सॉलिडिफाइंग एजेंट्स, है ना। कौन कौन से सॉलिडिफाइंग एजेंट्स होते हैं जो कि मीडिया में यूज़ किए जाते हैं? चलो, ये तो मैं तुमसे पूछी थी, लेकिन अब इसमें आ ही गया तो बता देते हैं कि जो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, मीडिया को सॉलिडिफाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है अगार। अगार अगर मीडिया में डला हो तो मीडिया सॉलिड रहेगा। मीडिया देखो बहुत सॉलिड तो नहीं होता, सेमी सॉलिड। जेली देखी आप लोगों ने, बिल्कुल जेली के जैसा होता है, जो जेली हम खाते हैं ना, उसके जैसा होता है। मीडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी वैसी होती है ना, कंसिस्टेंसी मीडिया की वैसी होती है ना। तो ये सॉलिडिफाई करने के लिए मीडिया में क्या क्या डाला जाता है? एक तो जेलेटिन डाला जाता है, एक अगार डाला जाता है ना। अगार जो है वो मीडिया कॉन्स्टिट्यूएंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, और वो प्लांट के एंजाइम्स द्वारा डाइजेस्ट भी नहीं होता, और स्टेबल रहता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, है ना। और जेलेटिन भी डाला जाता है इसमें, क्योंकि जेलेटिन जो है वो लो टेम्परेचर पे मेल्ट करता है, और कॉन्स्टिट्यूएंटली इसकी जो जेलिंग प्रॉपर्टी होती है वो लूज हो जाती है, इसलिए इसका जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा लिमिटेड है।
लेकिन कुछ दूसरे एजेंट हैं जैसे प्यूरिफाइड एगारोस, फाइटाजेल, ये भी डाले जा सकते हैं मीडिया में एज सॉलिडिफाइंग एजेंट। लेकिन सबसे सक्सेसफुल सॉलिडिफाइंग एजेंट अगार ही है। कभी भी तुमसे पूछा जाए कि मीडिया सॉलिड किसकी वजह से है, तो वो अगार की वजह से है। ब्रॉथ सॉलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ब्रॉथ में अगार नहीं है। ठीक है। देन पीएच, मीडिया का जो पीएच होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने बताया कि नॉर्मली हाँ प्लांट के लिए 5.7, सॉरी मैं पहले शायद न्यूट्रल बोल गई थी, बट स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए मीडिया जो है ना। मैं जनरल शायद बैक्टीरियल कल्चर का बोल गई थी, वहाँ थोड़ा सा राउंड अबाउट न्यूट्रल। हालांकि बैक्टीरिया में भी अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग पीएच प्रेफर करते हैं, लेकिन मोर स्पेसिफिकली प्लांट के लिए 5.7 होना चाहिए मीडिया का पीएच, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 के आसपास। न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, स्लाइटली एसिडिक होना चाहिए। ठीक है। देन वी कम टू दी प्रिपरेशन ऑफ मीडिया। अब देखो मीडिया का जो प्रिपरेशन है वो आपको स्पेसिफिकली लैब में कराया जाएगा, लेकिन मैं एक बार आपको मेथड बता देती हूँ, है ना। आप चाहें तो मेरा वीडियो पॉज कर करके मेथड लिख लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल में आपको फाइल में भी लिखने को बोलूँगी, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया, है ना। लेकिन वो जनरल मीडिया प्रिपरेशन लिखेंगे, स्पेसिफिकली हम एमएस मीडिया का प्रिपरेशन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन मीडिया कोई भी हो उसे बनाने का तरीका सेम होता है। सबसे पहले मीडिया बनाने के लिए एक्चुअली पहले तो क्या होता था कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग अलग वे करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि बाजार के अंदर जो मीडिया है उसका प्रॉपर एक डब्बा ही मिल जाता है। जैसे एमएस मीडिया का आपको डब्बा मिल जाएगा, हैम्स मीडिया का मिल जाएगा, मेकॉनकी अगार का मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार का मिल जाएगा। तो आपको पाउडर्स को, ये जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जैसे जिलेटिन हो गया, अगार हो गया, इनको अलग अलग वे करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा वो जो डब्बा आएगा ना उसका, उसमें पूरा कॉम्पोजिशन आता है। आपको सिर्फ उस डब्बे के पीछे प्रपोर्शन भी लिखा होता है कि डिजॉल्व 37 ग्राम्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आप उसके हिसाब से जितना मीडिया बना रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे अगर 37 ग्राम्स इन 1 लीटर वाटर है, तो अगर आप 500 ml का बना रहे हैं तो अमाउंट हाफ हो जाएगा। उतना बस पाउडर उस डब्बे में से लीजिए और उसे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे वे कर लीजिए। सबसे पहले आपको मीडिया बनाने से पहले ये बात ध्यान रखनी है कि आप जो भी इक्विपमेंट्स मीडिया बनाने में इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आप अगर बड़े कॉनिकल फ्लास्क में बनाते हैं, आप कोई टेस्ट ट्यूब्स यूज़ कर रहे हैं, आप कोई बीकर यूज़ कर रहे हैं उसमें पानी डालने के लिए, वो सब स्टरलाइज्ड होनी चाहिए। या तो वो ओवन में आप स्टरलाइज करिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड में, या फिर आप उसे रैप करके उसकी ऑटोक्लेविंग करिए, है ना, और मॉइस्ट हीट से उसे स्टरलाइज करिए। ऑटोक्लेविंग क्या होती है, किस प्रेशर पे की जाती है, कितनी देर की जाती है, कैसे की जाती है, ये सब बात हम प्रैक्टिकल में करेंगे। मगर अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि या तो हम ड्राई हीट से स्टरलाइज कर सकते हैं मीडिया बनाने से पहले इक्विपमेंट्स को, या फिर हम उनकी मॉइस्ट हीट से उन्हें स्टरलाइज कर सकते हैं। ड्राई हीट से अगर स्टरलाइज करेंगे तो हम उन इक्विपमेंट्स को धो करके पहुँच करके 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओवन में रखेंगे आधे घंटे के लिए। और या फिर अगर हम ऑटोक्लेविंग कर रहे हैं तो हम 20 मिनट की ऑटोक्लेविंग करेंगे 15 LBS प्रेशर पर, और वो सारे हमारे पेट्री प्लेट्स हम अच्छे पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके रखेंगे। ये पूरा तरीका आपको लैब में सिखाया जाएगा कि ये कैसे होता है। ठीक है। तो हमारे इक्विपमेंट्स हमने स्टेरलाइज कर लिए, हमने जो हमारा पाउडर था उसको इलेक्ट्रॉनिक वेइंग बैलेंस पे वे कर लिया प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग। देन उसको हमने ठंडे पानी में डिसॉल्व किया। पाउडर को हम धीरे धीरे ठंडे पानी में डालेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी पूरा पाउडर हम एक साथ पूरे पानी में नहीं डाल देंगे। हमेशा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मिनिमम सॉल्वेंट में बनाई जाती है। अगर 500 ml पानी का मुझे मीडिया बनाना है तो पूरा 500 ml पानी लेकर मैं उसके अंदर पाउडर नहीं डाल दूंगी, गुठली बन जाएगी। साधारण हिंदी भाषा में बोलूँ तो सूप बनाने में लम्स आते हैं ना, वैसे लम्स आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले 500 ml में से 50 ml पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालेंगे, अच्छे से उसे डिजॉल्व होने देंगे, लम्स फॉर्मेशन नहीं हो ये ध्यान रखेंगे, और फिर रिमेनिंग सॉल्वेंट यानी कि रिमेनिंग पानी उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। और पानी भी नॉर्मल होना चाहिए। गर्म पानी में डालोगे तो भी अगेन लम्प फॉर्मेशन का चांस है। बहुत सिंपल सी बात है। कभी घर में सूप बनाया हो तो देखा होगा कि अगर पूरा नॉर के सूप का पैकेट आपने पानी में डाल दिया तो गुठली बन जाएगी, है ना। तो उसी तरह से आपको थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालना है, मिनिमम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करना है, देन बचा हुआ पानी डालना है, मिक्स करना है। पूरा पाउडर आपका पानी में मिक्स हो जाना चाहिए। नहीं हो रहा है तो आप इसे हॉट प्लेट
के ऊपर रख के थोड़ा सा वार्म करेंगे। जब वो वार्म होगा तो जिस प्रकार चीनी गर्म दूध में आसानी से घुलती है ना, उसी प्रकार से ये आपका मीडिया जो है वो घुल जाएगा पानी में। देन उसके बाद आप एक बार पीएच चेक कर लेंगे कि पीएच 5.7 के आसपास है, तो फिर इसकी कॉटन प्लगिंग करेंगे। कॉटन प्लग इसको कंटेमिनेशन से फ्री रखने के लिए लगाया जाता है, ऑटोक्लेविंग प्रॉपर हो इसलिए लगाया जाता है। कॉटन प्लग कैसे बनाते हैं ये मैं आपको लैब में बताऊंगी, है ना। कॉटन प्लगिंग करके इसको कागज़ में रैप करके ऑटोक्लेव कर देंगे। देन जब ऑटोक्लेव हो जाएगा तो ऑटोक्लेव करने होने के बाद जब थोड़ा ठंडा होगा मीडिया, उसके बाद हम इसे पेट्री प्लेट्स में डाल के सेट होने के लिए रख देंगे। ये जो हम मीडिया को ऑटोक्लेविंग के बाद ठंडा होने के बाद पेट्री प्लेट में डालते हैं, इस प्रोसेस को पोरिंग कहते हैं। ठीक है, पोरिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है मीडिया प्रिपरेशन का, है ना। पोरिंग, प्लेटिंग ये आप बहुत सुनेंगे। तो पोरिंग का मतलब है कि मीडिया जब ऑटोक्लेव हो गया, ऑटोक्लेव पूरा, ऑटोक्लेव इज़ जस्ट लाइक प्रेशर कुकर। अभी तुम यही इमेजिन करो, जब ऑटोक्लेव में दिखाऊंगी तब एग्जैक्टली बताऊंगी। इट इज़ नॉट प्रेशर कुकर बट इट इज़ समथिंग नियर टू प्रेशर कुकर। ठीक है, देन उसके बाद आपको, ये सिर्फ आपके समझने के लिए इस तरह की टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही हूँ, क्योंकि अभी लैब में आप ऑटोक्लेव देखेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, देन आप उसको ऑटोक्लेव करने के बाद मीडिया को जब निकालते हैं तो मीडिया आपको ठंडा होने देता है। ऑटोक्लेव का भी पूरा प्रेशर रिलीज हो जाए तभी ऑटोक्लेव खोला जाता है, नहीं तो जस्ट लाइक जैसा प्रेशर कुकर में होता है वैसे ही केस हो, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसमें भी। तो उसका ठंडा होने के बाद हम जब मीडिया बाहर निकालेंगे, उसके बाद मीडिया को ठंडा होने देंगे। देन मीडिया की पोरिंग करेंगे। प्लेट में मीडिया डालने के बाद उसको सेट होने के बाद हम इंक्यूबेटर में रख देंगे, या उसे फ्रिज में भी रख सकते हैं ताकि मीडिया कंटामिनेट ना हो। तो हमें बनाना कैसे है मीडिया, सबसे पहले हमारे पाउडर में से हमें प्रपोर्शन देखना है। डब्बे पे ही प्रपोर्शन दिया रहता है, उतने प्रपोर्शन में कितने अमाउंट में मीडिया बनाना है ये देखना है। उस मीडिया को हमें वे करना है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे। देन उसके बाद उसे नॉर्मल वाटर में धीरे धीरे डिजॉल्व करना है। पहले मिनिमम सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे, देन बाकी का पानी ऐड करके मेकअप कर लेंगे। देन अगर पूरा पाउडर डिजॉल्व नहीं हुआ है तो उसे हल्का सा वार्म कर देंगे। देन उसको कॉटन प्लग करेंगे, देन उसे ऑटोक्लेव करेंगे। ऑटोक्लेव से जब वो मीडिया थोड़ा सा ठंडा हो जाए, बाहर निकालने लायक हो जाए, तो बाहर निकाल के उसकी प्लेटिंग कर देंगे। ये प्लेटिंग हमें जल्दी करनी है, वरना अगर हमने ज़्यादा ठंडा होने दिया मीडिया को तो वो वहीं हमारे कॉनिकल फ्लास्क में या जिस जार में हमने बनाया है वहीं सॉलिडिफाई हो जाएगा। मीडिया बहुत जल्दी सॉलिडिफाई होता है। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपको बताई जाएगी प्रैक्टिकल एग्जाम में। अब कौन कौन से मीडियम होते हैं। जो सबसे अर्लीस्ट यूज़ किया जाने वाला प्लांट टिश्यू कल्चर का मीडिया था वो वाइट मीडिया था। ठीक है, देन उसके बाद B5 जो मीडिया है वो भी यूज़ किया जाता है सेल सस्पेंशन के लिए और कैलिस कल्चर के लिए। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में भी यूज़ किया जाता है। पूछा जा सकता है कैलिस कल्चर में कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर में कौन सा मीडिया यूज़ किया जाता है। N6 भी यूज़ किया जाता है ना सीरियल एंथर कल्चर में, और निट्स मीडियम भी यूज़ किया जाता है एंथर कल्चर के लिए। लेकिन सबसे एक्सेप्टेड, यदि आपसे एक लाइन में पूछा जाए PTC का कल्चर मीडिया कौन सा होता है, तो आप कहेंगे MS मीडिया या मुराशिक एंड स्नूक मीडियम, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब एडवांटेजेस क्या हैं कल्चर मीडिया की। इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें पूरे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और इसका कॉम्पोजिशन ऐसा होता है कि वो एक प्रॉपर फिजिकल कंडीशन क्रिएट कर देता है जहाँ के प्लांट का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, देन ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सभी प्रकार के प्लांट के रूट कल्चर, एंथर कल्चर ये सब हो सकते हैं। और ये कल्चर मीडिया जो है इसकी मदद से ही हम एक छोटे से एक्सप्लांट से पूरा का पूरा प्लांट जो है वो डेवलप कर सकते हैं। यदि कल्चर मीडिया ना हो तो हम प्लांट टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुआ आपका कल्चर मीडिया का टॉपिक। अब आप वीडियो देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए, है ना। और कोई भी डिफ़िकल्टी यदि आपको हो तो बताएं। नेक्स्ट क्लास से पहले मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप इसे लिख लेंगे, और कहीं भी अगर ना समझ में आए तो मुझे पूछिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।